सिटी हॉस्पिटल। मिसेज वर्मा के केबिन में वैशाली के सारे टेस्ट हो चुके थे और उसके रिपोर्ट्स भी आ चुके थे। वैशाली स्टेथोस्कोप अपने कान में लगाकर अपने और अमृत के दिल की धड़कनों को चेक कर रही थी। अमृत वैशाली को देखते हुए बोला, कुछ सुनाई दे रहा है? वैशाली अपना सिर हिलाकर बोली, धक धक की आवाज सुनाई दे रही है, हमको लगा बम ब्लास्ट होता होगा। अमृत निराशा से अपनी गर्दन हिला देता है और मिसेस वर्मा सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद अमृत से बोली, मिस्टर ओबरॉय, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी को 2 हफ्ते हुए हैं और उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बच्चा और माँ दोनों ठीक है, बस इन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। वैशाली मिसेज वर्मा की तरफ देखते हुए बोली, हमको आपसे एक बात जानना था, अगर हमारा मूड रोमांटिक हो गया तो? मिसेज वर्मा वैशाली की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, मिसेज ओबरॉय, प्रेगनेंसी के वक्त पर हार्मोन्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस कारण ये नॉर्मल होता है। मूड स्विंग होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और आपका मूड रोमांटिक होना, ये नॉर्मल है। वैशाली मिसेज वर्मा की बात पर बोली, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। मिसेज वर्मा वैशाली की बात पर बोली, डोंट वरी, आप दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 महीने तक। अमृत अपना सिर हिला देता है, तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और विप्लव अंदर आते हुए कहता है, मैं आप लोगों को पूरे अस्पताल में ढूंढ रहा हूं, आप लोग यहां पर हो। वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, तो तुमको किसने कहा था पंछी की तरह उड़ते हुए पूरे अस्पताल में घूमने को? विप्लव वैशाली की बात पर मुंह बनाता है और डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर, मेरा डोरेमोन कैसा है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कंफ्यूजन में विप्लव की तरफ देखने लगती है तो विप्लव ही अपने दांत दिखाते हुए वैशाली की तरफ इशारा करके कहता है, मेरा मतलब था वैशाली का बेबी कैसा है? डॉक्टर विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, उनका बच्चा और वैशाली दोनों बिल्कुल ठीक है। विप्लव अपना सिर हिला देता है और वो लोग कुछ कैल्शियम की टैबलेट्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। शाम का वक्त, ओबरॉय विला। शोभित अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था कि अदिति वहां पर आकर काफी स्टडी टेबल पर रख देती है। शोभित कंफ्यूजन में अदिति की तरफ देखने लगता है तो अदिति एक ड्राई फ्रूट का प्लेट भी लाकर टेबल पर रखकर कहती है, काम करते वक्त बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, मेरे ख्याल से इसे तुम्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के वक्त तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। शोभित ने अदिति को जवाब दिया, जिस पर अदिति उसे घूरने के बाद फिर से मुस्कुराते हुए बोली, आज आप क्या खाना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं हो सके तो ट्राई करूंगी बनाने का। शोभित कुछ देर अदिति के चेहरे को देखने के बाद उसे अपनी तरफ बुलाते हुए बोला, इधर आओ। अदिति जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है तो शोभित उसे नीचे झुकाकर उसके माथे को चेक करते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हें बुखार तो नहीं महसूस हो रहा, ये तुमने कुछ गलत खा लिया है? अदिति पीछे होते हुए बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शोभित हल्का हंसकर बोला, हाँ हाँ, तुम्हें अपने लिए ठीक से पानी उबालना नहीं आता, तुम मेरे लिए खाना बनाना चाहती हो, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। अदिति मुंह बनाकर बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, शोभित ने अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर कहा। अदिति वहां से जाते हुए बोली, मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि गलती से आपका आईपैड मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया, लेकिन आपको तो कोई वैल्यू ही नहीं है अपनी आईपैड की, इसलिए जा रही हूं मैं। इतना कहकर अदिति तुरंत स्टडी रूम से निकालकर भाग जाती है। शोभित हैरानी से उसे जाता हुआ देखकर खुद से बोला, इसीलिए मैं कहूं कि इसकी जुबान में इतनी शहद क्यों टपक रही थी। इतना सोचते हुए शोभित स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में आता है तो देखता है कॉफी टेबल के नीचे उसका आईपैड गिरा हुआ था, जिसका डिस्प्ले पूरी तरीके से उड़ गया था। शोभित आईपैड को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, बच्ची से शादी करने पर ऐसा ही होता है शोभित, इसलिए ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इतना सोचते हुए शोभित उस आईपैड को वहीं पर रखकर फिर से स्टडी रूम में चला जाता है। वैष्णव मैंशन। यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा था। राजीव चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने ताराजी खड़ी उससे घूर रही थी। रिद्धिमा चुपचाप ड्राई फ्रूट खाते हुए ताराजी से बोली, मॉम, इनकी कोई गलती नहीं है। गजेंद्र जी रिद्धिमा के सर को थपथपाकर बोला, बेटा, तुम्हें ज्यादा अपने इस बेवकूफ पति का साथ देने की जरूरत नहीं है। रिद्धिमा गजेंद्र जी के मुंह में बादाम डालकर खुद भी बादाम खाते हुए राजीव की तरफ इशारा करके बोली, मैंने कुछ नहीं किया था, वो जो इनका दोस्त है ना डेविड, वो बता रहा थे कि मुझसे पहले राजीव जी उनके साथ क्लोज रहते थे। तारा जी राजीव को छड़ी से मारते हुए बोली, इसीलिए तुझे पैदा किया था कि तुम एक लड़के को मेरी बहू बनने के बारे में सोचो। राजीव जल्दी से खड़ा होकर सोफे पर कूदते हुए बोला, यार मम्मी,
अभी तो मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लड़कों में दिलचस्पी है? उस गधे डेविड को मैं छोड़ूंगा नहीं। रिद्धिमा ताराजी की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, देखो ये फिर से उन्हें पकड़ने की बात कर रहे हैं। राजीव रिद्धिमा को घूरते हुए बोला, तुम चलो कमरे में, तुम्हें बताता हूं मैं। ताराजी राजीव को घूरते हुए बोली, तुम चुपचाप सम्राट के पास जाओगे। राजीव मुंह बनाकर बोला, वो तो किसी जीन की तरह गायब हो गया है, मुझे क्या पता कहाँ गया हुआ है। गजेंद्र जी कुछ सोचकर ताराजी से बोले, तारा, जाने दो बच्चे को। रिद्धिमा राजीव के पास आकर उसे बादाम खिलाते हुए बोली, दिमाग बढ़ेगा। राजीव घूरकर रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, मेरे बच्चे को यही सिखा रही हो ना कि वो अपने पिता को मार खाता हुआ देखें। रिद्धिमा अपना सिर हिला देती है तो राजीव निराशा से अपनी गर्दन हिला देता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अनमोल, विप्लव और अदिति, रिया के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिख रहा था। सम्राट अपनी मीटिंग के चलते थाईलैंड गया हुआ था। इस बारे में सोना को काफी मशक्कत के बाद पता चला था और वो भी अपने प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दे रही थी। इसी तरह एक हफ्ते बीत जाते हैं। एक हफ्ते बाद एलिजाबेथ ऑडिटोरियम। आज डांस कंपटीशन का आखिरी दिन था। सभी लोग सोना को चीयर अप करने के लिए आए हुए थे। विप्लव ने बड़ी मुश्किल से रचना को उसे घर से निकलने देने के लिए मनाया था क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे। वैशाली फर्स्ट रो में ही सब लोगों के साथ बैठी हुई थी। विप्लव मजे के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए बैठा अदिति को भी पॉपकॉर्न खिला रहा था। वैदिक ने विप्लव से माफी मांग ली थी, जिस कारण वो दोनों भी अब अच्छे दोस्त बन गए थे। कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था और कई सारे कैंडिडेट अपना परफॉर्मेंस दे चुके थे, जिनका सेमीफाइनल में सिलेक्शन हुआ था। तभी होस्ट सोना और राज की बारी का अनाउंसमेंट करते हैं। विप्लव, अदिति और रिया बुरी तरीके से चेयर अप करने लगते हैं। सभी लोग उन लोगों को अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन तीनों सब लोगों को इग्नोर करते हुए बस कंपटीशन में ध्यान देने लगते हैं। पूरे स्टेज की लाइट ऑफ हो जाती है और तभी एक लाइट आकर जलता है, जिसमें नीचे राज खड़ा हुआ था। सारे लोग क्लैप करने लगते हैं। नीचे काफी सारे लोग उनके साथ में डांस करने के लिए भी खड़े हुए थे। राज सामने आते हुए लिरिक्स में लिपसिंग करते हुए डांस शुरू करता है। इश्क लबों पे, इश्क दुआ में, जिस्म में, रूह में, इश्क रवा 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 रवा। तभी सोना की एंट्री होती है। सोना ने एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें सोना बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग एकटक सोना को देखने लगते हैं। सोना राज के साथ स्टेप बाय स्टेप डांस करते हुए सेंटर पर आती है। सोना सेंटर में राउंड घूमते हुए एक रस्सी को पकड़कर अपना स्टेप कंटिन्यू करने लगती है। तभी उस ऑडिटोरियम का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अपने बिजनेस सूट को पहना हुआ ऑडिटोरियम में अपने कदम रखता है और सीढ़ियों से होते हुए सामने की तरफ आने लगता है। सोना, जिसका पूरा ध्यान अपने डांस पर था, उस शख्स की तरफ एक नज़र देखने के बाद उसे देखते हुए राज के साथ डांस करने लगती है। वो शख्स सोना के लफ्ज से निकले हर लिपसिंग को समझते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है। सोना राज के कंधे पर चढ़ी हुई थी और राज सोना को बैलेंस करके राउंड घूम रहा था। उनका सॉन्ग जैसे ही खत्म होता है, पूरे ऑडिटोरियम में सभी लोग खड़े होकर क्लैप करने लगते हैं। सोना राज के कंधे से उतरकर खड़ी होती है और अचानक वही सबके सामने बेहोश हो जाती है। अचानक सोना को बेहोश होता हुआ देखकर राज घबरा जाता है और उसे जल्दी से पकड़कर बैक साइड ले जाता है। सिटी हॉस्पिटल, रात का वक्त। पूरा ओबरॉय परिवार अस्पताल में था। सोना को होश आता है। सोना अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है तो उसकी आंखें सीधा नीली आंखों से जा मिलती है। सोना सम्राट को देखते हुए धीरे से बोली, मैं। सम्राट सोना की बात को पूरा होने से पहले उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, शांत रहो। सोना इधर उधर देखते हुए बोली, क्या मैं बीमार हूं? क्या मैं मरने वाली हूं? सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, बकवास करना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। सोना मुंह बनाकर बोली, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूं? मैं तो डांस कर रही थी ना। सम्राट सोना के होठों पर उंगली रखकर बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर रेडी करके आता हूं। सोना धीरे से अपना सिर हिला देती है तो सम्राट उसके माथे पर चुमकर वार्ड से बाहर चला जाता है। सम्राट वार्ड से बाहर आता है तो बाहर पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। सम्राट बिना किसी से कोई बात करे सीधा डॉक्टर के केबिन की तरफ चला जाता है। सभी लोग उसे जाता हुआ देखते हैं और इग्नोर करके सीधा वार्ड के अंदर आ जाते हैं। इधर सम्राट डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर सामने बैठी डॉक्टर वर्मा की तरफ देखते हुए बोला, उसकी कंडीशन कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर वर्मा सम्राट के सवाल पर कुछ देर चुप रहकर बोली, आपसे पहले ही कहा था मिस्टर ओबरॉय, एटलीस्ट 2 साल रुक जाए। उनके एक्सीडेंट को मुश्किल से अभी 5 महीने हुए हैं। उनकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है।
सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, आई अंडरस्टैंड वट यू आर सेइंग एंड हैव कम टू आंसर द सेम थिंग, गेट एन अबॉर्शन डन। वी हैव गॉन मैड मिस्टर ओबेरॉय, दिस इज अ सेकेंड प्रेगनेंसी, और अगर इस बार भी ऐसा कुछ हुआ तो उनकी हालत क्रिटिकल हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इन फ्यूचर कभी मां ना बन पाए, डॉक्टर वर्मा ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा। सम्राट डॉक्टर वर्मा की बात पर बोला, अगर उसका अबॉर्शन नेचुरल हो तो तब भी कोई दिक्कत है। डॉक्टर वर्मा एक गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर ओबेरॉय, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोशिश नहीं चाहिए डॉक्टर, मुझे मेरी बीवी चाहिए, सम्राट ने अपने दांत पीसकर कहा। डॉक्टर वर्मा सम्राट के गुस्से को देखकर थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, आप खुद को टाइम दीजिए, अगर 5 महीने के बीच में कोई दिक्कत नहीं होती तो मिसेज ओबेरॉय आराम से अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। सम्राट डॉक्टर वर्मा की बात को सुन कुछ देर शांत रहकर बोला, ओके, लेकिन मुझे 24/7 मेरी वाइफ के लिए डॉक्टर अवेलेबल चाहिए। डॉक्टर वर्मा सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, वेल, योर वाइफ इज 1 month प्रेग्नेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट मिस्टर ओबेरॉय। सम्राट डॉक्टर वर्मा से बात करके वापस सोना के वार्ड में आता है तो देखता है सभी लोग उससे बातें कर रहे थे। सम्राट सोना के पास आकर बोला, घर चले। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मैं डिस्चार्ज हो गई। तुम डिस्चार्ज नहीं हुई हो, तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हो चुका है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम घर चल सकती हो, सम्राट ने सोना को जवाब दिया। सोना कंफ्यूज भरी नजरों से सम्राट को देखते हुए बोली, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा कि मुझे क्या हुआ है। निर्जला सोना की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, तुम्हें वैशाली वाली बीमारी हो गई है। सोना कंफ्यूज होकर वैशाली को देखते हुए बोली, तुम्हें कोई बीमारी है वैशाली, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वैशाली मुंह बनाकर बोली, हम तो मां बनने वाले हैं। सोना आंखें बड़ी कर सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मैं मां। सम्राट सोना के गाल पर हाथ रखकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस ओबेरॉय, यू आर गोइंग टू बी अ मदर। सोना की आंखों में नमी छा जाती है। सम्राट उसके आंसू को देखकर सख्त आवाज में बोला, रोने के लिए नहीं कहा मैंने तुम्हें। रचना सम्राट की बात पर मुस्कुराकर बोली, ये खुशी के आंसू है सम्राट। विप्लव जो कितने देर से शांत खड़ा सोना को घूरे जा रहा था, रचना की बात पर बोला, खुशी के आंसू? क्या खुशी के आंसू डांस करते हैं मेरी तरह? विप्लव की बात पर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं और सोना को डिस्चार्ज करके ओबेरॉय विला ले जाते हैं। ओबेरॉय विला, सम्राट का कमरा। वैशाली सोना के साथ कमरे में बैठी उसे देखते हुए बोली, दीदी, हम क्या सोच रहे थे, बच्चों को पालने के लिए ट्रेनिंग ले लेंगे। सम्राट अंदर आते हुए बोला, रात काफी हो गई है वैशाली, जाओ कमरे में आराम करो। हमको आराम करने को कहकर दीदी का नींद हराम करना चाहते हैं आप, वैशाली ने सम्राट की तरफ देखते हुए कहा। सम्राट टाइम की तरफ इशारा करते हुए बोला, 11 बजे बजने वाले हैं और इस हालत में तुम्हें ज्यादा रात तक नहीं जागना चाहिए। अमृत भी अंदर आते हुए वैशाली से बोला, वैशाली, चलो तुम्हारे लिए केसर का दूध रेडी किया है। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, हमको नहीं पसंद। रचना ट्रे में दूध लाकर सोना की तरफ बढ़कर बोली, इसे पी जाओ। सोना दूध की तरफ देखते हुए उसे उठाकर पी लेती है। रचना वैशाली की तरफ देखती है तो वैशाली भी जल्दी से ग्लास उठाकर दूध पी जाती है। सम्राट वैशाली को देखते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए सिर्फ चाची है और वही बेहतर है। वैशाली घूरकर सम्राट की तरफ देखती है और रचना की तरफ जो उसे ही देख रही थी। वैशाली जल्दी से मुस्कुरा देती है। रचना वैशाली और सोना दोनों को देखते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, घर में कौन क्या कहता है तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम दोनों बस खुद पर और बच्चे पर ध्यान दो, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा को मत सुनना। रचना की बात पर वैशाली और सोना अपना सिर हिला देते हैं तो रचना वैशाली से कहती है, चलो कमरे में जाओ, क्या तुम्हारे सोने का वक्त नहीं हुआ है। वैशाली जल्दी से खड़ी होकर बोली, हम जा रहे थे, ये बड़े भैया ने हमको रोक लिया। सम्राट वैशाली को घूरते हुए बोला, शक्ल देखी अपनी, मैं तुम्हें अपने कमरे में क्यों रोकने लगा, मेरी बीवी है यहाँ पर। वैशाली रचना की तरफ देखते हुए बोली, सबसे पहले तो अत्याचारियों में इन्हें घर से बाहर निकलिए, वरना हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। अमृत वैशाली के मुंह पर हाथ रखकर रचना से बोला, चाची मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, जब तक ये मुंह बंद नहीं रखेगी इसका मुंह चलता ही रहेगा। इतना कहकर अमृत वैशाली को खींचते हुए सम्राट के कमरे से बाहर ले जाता है। रचना सोना की तरफ देखते हुए बोली, आराम से सो जाओ। सोना अपना सिर हिला देती है तो रचना एक नज़र सम्राट को देखकर कमरे से बाहर चली जाती है। रचना के जाने के बाद सम्राट कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर क्लोजेट की तरफ चला जाता है।
कुछ देर बाद सम्राट नॉर्मल नाइट सूट में बाहर आकर सोना की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी तक जाग रही हो। सोना सम्राट के चेहरे को देखते हुए बोली, आप खुश नहीं हो। सम्राट मुस्कुराकर सोना के पास आ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे अपनी खुशी जताना नहीं आता। सोना सम्राट की बात पर उसे देखते हुए बोली, आपको बच्चा नहीं चाहिए था ना। सम्राट 2 मिनट शांत रहकर बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम अभी सिर्फ 22 की हो, मैं सोच रहा था कि कुछ साल बाद हम बेबी प्लानिंग करेंगे। सोना सम्राट के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, आप मुझसे बातें क्यों छुपाते हो? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, सम्राट ने सीधा सा जवाब दिया। सोना सम्राट के सीने पर सर रखकर बोली, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप जो भी फैसला लोगे बिल्कुल सही होगा। सम्राट लेटकर सोना के सर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, और अगर कुछ फैसले तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुए तब तुम क्या करोगी? सोना अपनी मुट्ठी में सम्राट के शर्ट को भर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, उसकी वजह पूछूंगी, फिर आपका साथ दूंगी। सम्राट सोना को अपनी आगोश में भरकर उसके सर को धीरे धीरे थपथपाने लगता है और दोनों कुछ देर में नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह, आज विप्लव, रिया और अदिति का एग्जाम था। रिया तो फिलहाल के लिए यहीं पर रह रही थी। विप्लव खाने में नखरे दिखाते हुए बोला, ये करेला सब्जी खिला खिलाकर मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दिया। रविंद्र जी विप्लव को देखते हुए बोले, तो कुछ नया बना लिया करो। मुझे बनाना आता तो मैं यहाँ पर थोड़ी ना कुछ कहता, विप्लव ने तुनक कर कहा। जिस पर रविंद्र जी बोले, तुम्हारे भाइयों को तो अच्छे से खाना बनाना आता है, तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है? विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूं ना दादू, बाकी मेरे घर के लोग सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लेकर पैदा हुए हैं। रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, विप्लव चुपचाप अपना नाश्ता कंप्लीट करो और कॉलेज जाओ। विप्लव अपनी आंखें रोल करके सम्राट की तरफ देखकर बोला, ब्रो, क्या आपकी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटोग्राफर की जरूरत है? मैं वहां पर इंटर्न बनना चाहता हूं। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, पहले स्टडी पर ध्यान दो। विप्लव धीरे से बोला, इनके जैसे राक्षस से तो कुछ कहना ही बेकार है, बागर बिल्ला कहीं का। दामिनी एक नजर वैशाली और सोना को देखने के बाद आरू से बोली, तुम खुशखबरी कब सुना रही हो? आरू, जो कि एक हाथ से नाश्ता करते हुए दूसरे हाथ से अपने बुक लिए पढ़ रही थी, अचानक दामिनी के सवाल पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। दामिनी आरू को हैरान होता हुआ देखकर बोली, इतना हैरान होने की क्या जरूरत है, मैंने सीधा सा सवाल पूछा है। विक्रम दामिनी की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मैं तो बाप ही नहीं बनना चाहता, अब क्या करोगी आप? सम्राट विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, शांत रहो। विक्रम रविंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, नानू, आपने अपनी बेटी को क्या खाकर पैदा किया है? मेरी माँ है फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे पूछने में कुछ नहीं होगा, अपनी नानी से पूछो, रविंद्र जी ने सावित्री जी की तरफ इशारा करके कहा। विक्रम सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोला, आप बता दीजिए नानी, आपकी बेटी का दिमाग हमेशा एक्स्ट्रा क्यों चलता है? दामिनी विक्रम की बात पर गुस्से से बोली, तमीज से बात करो विक्रम। विक्रम दामिनी की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझा देना चाहता हूं तो सुन लीजिए। 4 साल में बच्चे की प्लानिंग नहीं कर रहा और इस बारे में जब तक आरू की स्टडी पूरी नहीं हो जाती बात नहीं चाहिए। विप्लव विक्रम की बात पर बोला, बिल्कुल परफेक्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। विक्रम की सीधी सीधी बात को सुनकर दामिनी बस मुंह बनाते हुए रह जाती है। विक्रम आरू की तरफ देखता है, जो कि किसी गहरी सोच में थी। विक्रम आरू को सोचता हुआ देखकर बोला, ज्यादा दिमाग के घोड़े चलाना बंद करो, वरना दिमाग में दर्द होगा, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। आरू विक्रम के फटकार पर चुपचाप अपनी स्टडी पर फोकस करने लगती है। रिया अपने पैर टेबल के नीचे से अनमोल के पैरों पर रखकर सहलाने लगती है। अनमोल, जो बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपना नाश्ता कर रहा था, रिया की तरफ देखता है। रिया अनमोल को देखकर मुस्कुराते हुए अपना पैर अनमोल के पैर के ऊपर ले जाने लगती है, जिस पर अनमोल कहता है, रिया अपना पैर हटाओ। रिया अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या? सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। अनमोल सब लोगों को इग्नोर करके फिर से रिया से बोला, मैंने कहा अपना पैर हटाओ। रिया मुंह बनाकर बोली, मैंने आपके पैर पर पैर ही कहाँ रखा है, जो आप मुझे कह रहे हो? रचना अनमोल और रिया को देखते हुए बोली, लगता है कि तुम दोनों को भी शादी का चस्का चढ़ा है। अनमोल रचना की बात पर बोला, नहीं बुआ, अभी इसके मास्टर्स पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं इससे शादी करूंगा और इसी से करूंगा। अनमोल की सीधी बात को सुनकर रचना हल्का मुस्कुराकर बोली, तुम बिल्कुल भाई की तरह हो। अनमोल रचना की बात का कोई जवाब नहीं देता, तभी अनमोल के पैरों पर फिर से कोई पर रखता है।
अनमोल रिया को घूरने लगता है तो रिया कहती है, मुझे क्यों घूर रहे हो। तभी कोई अनमोल के पैर पर बहुत जोर से लात मारता है। अनमोल घूरकर विप्लव की तरफ देखता है जो कि उसे ही घूर रहा था। अनमोल कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मेरा नाश्ता हो चुका है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। इतना कहकर अनमोल कमरे की तरफ चला जाता है। रिया अनमोल को जाता हुआ देखकर खुद से बोली, ये आदमी अखंड अनरोमांटिक है, मेरी किस्मत फूटी हुई है जो मेरी डेस्टिनी इसके साथ जुड़ी हुई है। विप्लव रिया को खुद में बात करता हुआ देखकर बोला, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया मोटी। रिया कंफ्यूज होकर बोली, बदला? कैसा बदला? अरे तुमने उनके पैर पर पैर चलाते हुए रोमांटिक होने की कोशिश की और उन्होंने सबके सामने तुम्हारा पोपट कर दिया, इसीलिए मैंने नीचे से उनके पैर पर बहुत जोर से लात मारा, विप्लव ने खुद पर प्राउड फील करते हुए कहा। रिया विप्लव की बात पर हैरान होकर बोली, पागल, ऐसा कौन करता है, अगर किसी को पता चल जाता तो हम बाद में उनकी पिटाई करते ना। विप्लव कुछ सोचकर बोला, हमारे सिलेबस के 3 एग्जाम हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा है, आज एग्जाम खत्म और अनमोल ब्रो भी खत्म। तू पागल हो गया है क्या? बॉयफ्रेंड है मेरा, तू उसे मारना चाहता है? रिया ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा। विप्लव रिया के सिर पर मारकर बोला, अरे पागल, मैं सोच रहा था हमारे एग्जाम खत्म होने के बाद हम दोनों क्लब चलेंगे, विराट ब्रो को भी ले चलेंगे, ख्याल कैसा है? ख्याल तो काफी अच्छा है, रिया ने सोचकर कहा। विप्लव रिया को हाई फाई देते हुए बोला, तो चल जल्दी से एग्जाम अच्छे से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सभी क्लब चलेंगे, सिद्धू को भी लेकर चलेंगे। रिया विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाती है और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अदिति को उठाकर दोनों अपने साथ ले जाते हैं। शोभित उन तीनों को जाता हुआ देखकर विराट से बोला, इन तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है, पता लगाकर बताना। विराट शोभित की बात पर बोला, क्या चल रहा है का क्या मतलब ब्रो, वापी की आदत है एग्जाम का प्रेशर जाते ही वो चिल करने के लिए क्लब जाता है, उसी की प्लानिंग कर रहे होंगे। शोभित विराट की बात पर उसे घूरकर बोला, अगर वो लोग तुम्हें बुलाते हैं तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है और उन तीनों को भी नहीं जाने देना है। विराट बस ऊपर ऊपर से अपना सिर हिला देता है। राज अपना ब्रेकफास्ट पूरा करने के बाद सम्राट से बोला, मैं जिस काम के लिए आया था वो हो गया है और फाइनल की ट्रॉफी भी हम लोगों ने जीत ली है, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। सम्राट राज की बात पर बोला, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना काम होने के बाद इंसान को दूध में मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक दे। तुम कोई भी जॉब करना चाहो तो मुझसे कंसल्ट ले सकते हो। राज हल्का मुस्कुराकर बोला, डांस मेरी हॉबी थी जिसे मैंने पूरा किया और अब मुझे आर्मी में जाना है। वैशाली राज की बात पर बोली, तुमको गन चलानी आती है? राज और सभी लोग वैशाली की तरफ देखने लगते हैं। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, वैशाली चुपचाप अपना नाश्ता करो। वैशाली अमृत को घूर कर बोली, हमारा नाश्ता हो चुका है। अमृत राज की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन हो गया? राज अपना सिर हिलाकर बोला, कश्मीर बॉर्डर पर, मुझे तो बस ज्वाइनिंग में जाना है। सोना राज की बात पर बोली, और प्रकृति कहाँ पर रहेगी? डोंट वरी, प्रकृति दीदी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहेगी, राज ने जवाब दिया। राज की बात पर सोना अपना सिर हिला देती है और राज सबसे इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। अनमोल अपना बैग लेकर नीचे आता है और खुद भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। सभी लोग अपने अपने काम में निकल जाते हैं। मित्तल मैंशन। कशिश अपना सूट ठीक कर रहा था क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। काव्या जाकर कशिश को टाई बांधते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कशिश काव्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात करनी थी? चाचा जी को लेकर मुझे आपसे बात करनी थी, काव्या ने जवाब दिया। कशिश कंफ्यूज होकर बोला, उन्होंने कुछ किया है क्या? काव्या कशिश की तरफ देखते हुए बोली, आप गुस्सा मत होना, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं काफी दिनों से आपसे कहना चाहती थी, लेकिन आप काम में काफी बिजी थे, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। काव्या की बातों पर कशिश इरिटेट होकर बोला, तुम सीधा सीधा बता सकती हो क्या बात है, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। काव्या कुछ देर शांत रहकर बोली, आपके चाचा जी आपको मारना चाहते हैं। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। काव्या हिम्मत जुटाकर बोली, आपके चाचा जी आपको मारना चाहते हैं और मैंने। बस बकवास करने की भी एक हद होती है काव्या, किसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो तुम? उनके ऊपर जिन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला। कशिश ने काव्या की बात को बीच में काट कर कहा। काव्या कशिश की तेज आवाज पर थोड़ी घबराकर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा?
कशिश अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, देखो काव्या, मैं हम दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, सही से उसे रखना चाहता हूँ, तो तुम कुछ भी बकवास करके हम दोनों के बीच में दूरी क्रिएट मत करो। काव्या कशिश को देखते हुए बोली, मुझे किसी पर इल्जाम लगाकर क्या मिलेगा, मैंने जो सुना मैं वही बता रही हूँ आपको। कशिश काव्या को घूरते हुए बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम मेरे पिता समान चाचा जी पर इल्जाम लगा रही हो? काव्या 2 कदम पीछे होकर बोली, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी सबूत ढूंढ निकलूंगी और अगर वो दोषी रहेंगे तब जाकर तुम्हें सबूत मिलेगा ना, वो निर्दोष है, तुम बेवजह अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन पर इल्जाम लगा रही हो, कशिश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। काव्या कशिश की बात पर आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देखने लगती है कि वहां पर रागिनी और इंद्र आ जाते हैं। इंद्र कशिश को काव्या से दूर करते हुए बोले, क्या हुआ कशिश, तुम क्यों चिल्ला रहे हो काव्या पर? कशिश काव्या को घूरते हुए इंद्र से बोला, पागल हो गई है ये, कुछ भी बकवास करे जा रही है। रागिनी काव्या को संभालते हुए बोली, शांत हो जाओ काव्या, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कशिश का गुस्सा थोड़ा काव्या रागिनी से दूर होते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे कोई बहस भी नहीं करनी है। कशिश गहरी सांस लेकर इंद्र और रागिनी से बोला, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। इंद्र कशिश के कंधे को थपथपाकर बोले, चिल्लाना मत। कशिश बस अपना सिर हिला देता है तो इंद्र और रागिनी कमरे से बाहर चले जाते हैं। काव्या उन दोनों के जाने के बाद कशिश की तरफ देखकर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। कशिश अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देखो काव्या, अगर तुम झगड़ा चाहती हो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम पर चिल्लाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि मैं उन दोनों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। काव्या कशिश से दूर होकर बोली, ठीक है तो जाए। कशिश काव्या को अपनी तरफ खींच लेता है तो काव्या सीधा कशिश के सीने से जा लगती है। कशिश काव्या के सर को थपथपाते हुए बोला, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं तुम पर चिल्लाया उसके लिए सॉरी। काव्या कशिश की बात का कोई जवाब नहीं देती तो कशिश काव्या के गाल पर किस करके अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। काव्या कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे आती है तो देखती है इंद्र मेन हॉल में बैठा हुआ था। काव्या इंद्र को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगती है, जिस पर इंद्र कहता है, मुझे अच्छे से पता चल गया है काव्या ओबरॉय, तुमने क्या कशिश को बताने की कोशिश की तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, कशिश वही करेगा जो मैं कहूंगा। काव्या पलटकर इंद्र को देखते हुए बोली, तो आप भी अच्छे से याद रखिए चाचा जी, मुझे पता है कि मुझे कैसे अपने पति की रक्षा करनी है। रागिनी किचन से बाहर आते हुए बोली, पति पत्नी किस हिसाब से कह रही हो, तुम्हारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं लेकिन कशिश ने तुम्हें कभी छुआ भी नहीं। काव्या रागिनी की बात पर बोली, शारीरिक संबंध होने से ही कोई रिश्ता नहीं बनता है चाची जी, दिलों के रिश्ते मायने रखते हैं। इंद्र सोफे से खड़ा होकर काव्या को देखते हुए बोला, खून के रिश्ते भी कुछ होते हैं काव्या ओबरॉय, जो दिलों के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, और कशिश तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। काव्या हल्का मुस्कुराकर बोली, यूं ही सम्राट ओबरॉय की बहन नहीं हूं मैं, कुछ तो टैलेंट होगा मुझमें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी गिव अप नहीं करती, इसलिए देखते हैं आपका खून का रिश्ता जीतता है या मेरे दिल का रिश्ता। इंद्र काव्या की बात पर चैलेंज तरीके से मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता है तो काव्या वहां से चली जाती है। रागिनी इंद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि इस लड़की को हमारे बारे में पता चल गया है? इंद्र रागिनी को देखते हुए बोला, पहले तो नित्या को आने दो, मुझे उसी से बात करनी पड़ेगी। रागिनी कंफ्यूजन में इंद्र को देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। काव्या को इस बारे में कुछ नहीं पता था, नित्या ने ही सब कुछ बताया है, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, इंद्र ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके कहा। रागिनी इंद्र की बात पर गुस्से से बोली, वो बेवकूफ लड़की, हम सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं और वो हम लोगों को फंसाना चाहती है। इंद्र रागिनी की बात पर बोला, अभी उसे कुछ नहीं पता है, अच्छे से समझाएंगे ना तो समझ जाएगी, तुम्हें ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। रागिनी इंद्र की बात पर बोली, तुमने ही उसे बिगाड़ कर रखा है, इकलौती औलाद है मेरी, बिगड़ना तो बनता था, इंद्र ने हल्का मुस्कुराकर कहा। रागिनी इंद्र को घूरते हुए बोली, और इसी बिगड़ने के चक्कर में देखना अपने सिर पर जूते रखकर रोगे। इतना कहकर रागिनी गुस्से में कमरे की तरफ चली जाती है। इंद्र जाती हुई रागिनी को देखकर बोला, इसका गुस्सा बड़ा खतरनाक है, लेकिन मेरी चालाकी से ज्यादा खतरनाक नहीं। इतना सोचते हुए इंद्र खुद में मुस्कुरा देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम का वक्त, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। एग्जाम खत्म होते ही विप्लव, अदिति और रिया भागते हुए पार्किंग एरिया में आ जाते हैं।
विप्लव गाड़ी की बोनट पर सोते हुए बोला, मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा दिन है आज, चलो यार पार्टी करते हैं। अदिति विप्लव को देखते हुए बोली, सीनियर ने जबरदस्ती मुझे पढ़ाया था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो होशियार हूं ना। पेट से कोई होशियार पैदा नहीं होता, विप्लव ने अदिति को घूर कर कहा। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, वापी, हम लोग जा रहे हैं ना पार्टी करने, वहां पर मुझे पिज्जा, मोमोज, बर्गर चाहिए। विप्लव अदिति के गाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, मेरी प्यारी बनी को भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें अभी सैंडविच खिलाता हूँ। अदिति विप्लव के हाथ को हटाते हुए बोली, गाल में दर्द करता है, तुम खींच क्यों रहे हो। रिया उन दोनों को देखते हुए बोली, अरे बस करो यार, चलो घर चलते हैं, फिर रेडी होकर निकलेंगे सभी साथ में। कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की, पीछे से सुधांशु ने आते हुए कहा। विप्लव सुधांशु के पास जाकर बोला, सिद्धू, हम सभी क्लब जा रहे हैं एग्जाम कंप्लीट होने की खुशी में, तुम भी चलोगे हमारे साथ। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, नहीं, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है, तुम लोग चले जाओ ना। विप्लव सुधांशु को पकड़कर बोला, इतना पढ़ाई मत कर यार, जवानी में बुढ़ा नजर आएगा, चल थोड़ा सा चिलकर हम लोगों के साथ। इतना कहकर विप्लव सुधांशु को खींचता है तो सुधांशु आ रही नित्या से टकरा जाता है। सुधांशु 2 कदम पीछे होकर बोला, सॉरी। नित्या हल्का मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या। अदिति नित्या की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ नित्या दीदी, हम लोग क्लब जा रहे हैं, आप भी चलोगी हमारे साथ। नित्या कुछ देर सोचकर बोली, कौन कौन जा रहा है। रिया कुछ देर नित्या को देखने के बाद बोली, मैं, वापी, सिद्धू, विराट, आरू और बनी। सुधांशु रिया की बात पर बोला, मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे जरूरी काम है। नित्या रिया की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी चलूंगी। विप्लव सुधांशु को अप्रोच करते हुए बोला, सिद्धू चल ना यार, तू इतना भाव क्यों खा रहा है। अदिति विप्लव की बात पर बोली, भाव खाने की चीज है क्या, पेट भरता उसे खाने से मुझे भी खाना है। अदिति की बात पर विप्लव उसके सिर पर मारकर बोला, पागल, भाव खाने की चीज नहीं है, वो एक लैंग्वेज है, तुम ज्यादा दिमाग चलाना बंद करो। अदिति अपना सिर हिला देती है और जैसे तैसे करके सुधांशु को भी क्लब में ले जाने की प्लान सक्सेसफुल हो ही जाती है। अब क्या करने वाला है इंद्र मित्तल काव्या के साथ, क्या कशिश कभी काव्या की बातों को सीरियसली लेगा। आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए।